गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 3 देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है बल तथा गति के नियम। आप 2 वीडियो इसमें देख चुके हैं, 2 या 3 मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 2 वीडियोज आप देख चुके हैं। उसमें अगला टॉपिक आपका है जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ठीक, जड़त्व किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण, जैसा कि आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आप पढ़े कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। वही चीज़ आप यहाँ जड़त्व में पढ़ रहे हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहती, वह गतिमान नहीं होना चाहती। ठीक, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई वस्तु रखी गई है, कोई वस्तु रखी गई है, इसको हमको इसमें गति देना है, विराम अवस्था में है गति देना है, तो गति देना है इस पर हमको बल लगाना पड़ता है। बल क्यों लगाना पड़ता है? इसके जड़त्व के कारण। किसके कारण? इसके जड़त्व के कारण। क्यों? क्योंकि यह विराम में बना रहना चाहता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, इसे आपका मूड है कि आज मैं पढ़ूंगा, कोई और काम नहीं करूंगा। उस समय अगर आपका दोस्त कुछ कहता है चलो यार ये काम करते हैं, तो तुम तैयार नहीं होते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग सिर्फ पढ़ने पर है, उसको अवॉइड करते हो। जब वह बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है, तब जाकर के कहीं आप उसके साथ जाते हैं। और अन्य दिनों पर तो केवल फोन आया चल दिए। तो उस दिन आपका क्या दिमाग था? घूमने चलना है, गप्पा मारने चलना है, कुछ करने चलना है, खेलने चलना है। तो ये आपके नेचर पर भी डिपेंड करता है। आप जैसा रहना चाहते हैं वैसा ही रहते हैं, और उसके विपरीत हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। वो बल, मस्कुलर बल की बात, पेशी बल की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जुबानी जंग लड़ना पड़ता है, तब आप जाकर के हम लोगों की बात मानते हैं। कहाँ पढ़ना चाहते हैं आप? बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं। जब हम लोग दबाव बनाते हैं तब आप पढ़ते हैं। आप में भी यही गुण है। आप भी अपने रवैया नहीं बदलना चाहते, आप अपनी रवैया नहीं बदलना चाहते। वो तो अध्यापक और अध्यापक के दबाव में आकर के आप अपने रवैये में कुछ परिवर्तन लाते हैं। इसी तरह से वस्तु है, वस्तु जहाँ भी है, जैसे भी है, वैसे ही रहना चाहती है। वो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं लाना चाहती। अगर विराम में है तो चाहती है कि हमेशा मैं विराम में रहूं, और विराम में रहेगी जब तक कि आपको बाह्य बल न लगाना पड़े, न लगाएं। जड़त्व के कारण ही आपको बल लगाना पड़ता है। नहीं तो कह देते कि चलो तो पत्थर चल देता। ठीक है, इसमें जड़त्व का गुण है, ये विराम में रहना चाहती है, इसीलिए गतिमान करने के लिए आपको इस पर बाह्य बल लगाना पड़ता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए एक बात,
कि जैसे एक यह ऑब्जेक्ट है 5 kg का और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया 50 kg का। आप बताओ बेटा, क्या दोनों को गतिमान करने में समान बल लगेगा? नहीं, इसको गतिमान करने में ज्यादा बल लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि इसको स्पीड देना है, सपोज करो 1 मीटर पर सेकंड का, और मान लीजिए यहाँ एफ लगा दिया आपने 10 न्यूटन, सपोज करिए। इसका वेग कितना बना, या इसकी स्पीड, इसमें कितना स्पीड आई? 1 मीटर पर सेकंड का। तो क्या आपको इसमें भी 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड लाने के लिए आपको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा? नहीं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन का लगभग लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन का, 5 दाम 50, 10 दाम 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। यानी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज्यादा है, उसका जड़त्व का गुण उतना ही अधिक है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही कम है, उसमें जड़त्व का गुण उतना ही कम है। ठीक है, देखता हूं फिर से, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुपाती होता है। बता दिया, पढ़ लिए हम लोग कि द्रव्यमान जितना ज्यादा, जड़त्व गुण उतना ही ज्यादा, उतना ही अधिक। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व 2 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। जैसे विराम अवस्था में बताया कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, अगर वह जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक उसी का उल्टा, यदि कोई वस्तु एक नियत वेग से गतिमान है, तो वह नियत वेग से सदैव गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यही क्या है? विराम का जड़त्व है। यही क्या है? विराम का जड़त्व है। आप लिखिए, यहाँ लिख भी सकते हैं, हाँ, यही विराम का जड़त्व है, लिखा भी है हमने। यदि किसी वस्तु पर, यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है, तो वह उसी वेग से गतिमान, सदैव गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे। अब आता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसको आप खुद लिखेंगे। वही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में ही रहेगी, या किसी सरल रेखा पर एक निश्चित चाल से गतिमान है, तो वह उसी चाल से या उसी वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जड़त्व न, यही जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम और न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम दोनों एक ही है। चलिए अब हम जड़त्व के कुछ उदाहरण लेते हैं। जड़त्व के उदाहरण पहला लिए हम कार के एकाएक चल देने पर हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्या हुआ इसमें? या कार के एकाएक ब्रेक लगा देने पर, क्या ब्रेक लगा देने पर हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, या तीसरा देखिए, कंबल को झाड़ने पर धूल
आप तीनों को बारी बारी समझिए। कार के एकाएक हम बैठे हैं, हम ऐसे बैठे हैं या खड़े हैं ट्रेन में, मान ट्रेन तो धीरे धीरे चलती है, बैठे हैं, मान लीजिए बैठे हैं, कार एकाएक चल दी, तो होता क्या है, मेरा निचला हिस्सा जो कार के संपर्क में है वह कार के साथ तो चल देती है, लेकिन ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा इस जड़त्व के कारण कहता मैं विराम में ही रहूँगा। अब ऐसे ही है, अब ये चल दी, जब ये चल देगी, ऊपरी सिरा पीछे नहीं झुक जाएगा। देखो पर निचला सिरा, व्यक्ति का निचला सिरा गाड़ी के साथ तो गतिमान हो जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहता है, जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहता है, इसीलिए वह पीछे की तरफ झुक जाता है। ऐसे है, गाड़ी चल दी, यह हिस्सा आगे की तरफ चल दिया, लेकिन विराम के कारण ये रुका था, पीछे की तरफ गिर गया। ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है, दूसरे में देखिए कि एकाएक ब्रेक लगाने पर हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। महसूस किए हैं आप, होता क्या है, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ब्रेक लगा, ये रुक गया, ये विराम कारण चलता ही रहा। शरीर का ऊपरी हिस्सा विराम कारण क्या रहा, चलता रहा, निचला हिस्सा तो गाड़ी के साथ रुक गया, यहाँ बैठे हैं, लेकिन ऊपरी हिस्सा विराम के कारण चलता ही रहा, जिसके कारण वह आगे की तरफ क्या हुआ, झुक गया। ठीक है, हम लिखवाएंगे नहीं इसको, बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा या किताब में देख लीजिएगा, किताब में है। कंबल को झाड़ने पर धूल उड़ने लगती है। होता क्या है, कंबल को इसे झाड़ा, उठाया तो कंबल ना, या डंडा से पीट दिया, रजाई है, होता क्या है कि इसे रजाई को हमने पीटा, ठीक है, या तेजी से झाड़ा, तो कंबल तो गतिमान हो जाता है, लेकिन उसके होल में जो धूल के कण हैं वो विराम के कारण क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, उनका साथ कंबल से छूट जाता है, वो हवा में क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। इसे देखिए, ये हमने उदाहरण लिया, ठीक है। अब देखो पहले, अब मैंने इसको ऐसे मारा, हाथ तो चला गया ऊपर, चाक बेचारा अपनी जगह पड़ा रहा ना, वो हो गया हवा में, हवा में हो गया, और गुरुत्वीय बल उसको क्या लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब कंबल को हम झाड़ते हैं तो जो धूल के कण हैं वो विराम अवस्था में रहते हैं और कंबल गतिमान होता है, इसीलिए धूल के कण का कंबल से संपर्क टूट जाता है और वो अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग गांव में हैं, जब फावड़े का बेंत या कुदाल का बेंत जब ढीला होता है तो हम उसको इसी जमीन में पटकते हैं। होता क्या है, जब कुदाल या फावड़े को जब ऐसे ले आए ऊपर पट के, जब पट के तो जो उसका हत्था है जमीन के संपर्क में आ करके विराम अवस्था में हो गया, लेकिन फावड़ा या कुदाल जड़त्व के कारण चलती रह गई और नीचे जाकर के क्या करती है, कस लेती है, नीचे जाकर के कस लेती है। ये रहे जड़त्व के कुछ उदाहरण, ये रहे आपके जड़त्व के कुछ उदाहरण। ठीक है, चलिए न्यूटन थर्ड लॉ में तो आपको दिखाए थे, इस तरह से आपका ये जड़त्व क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगला है आपका रेखीय संवेग। रेखीय संवेग, अब बेटा देखते हैं रेखीय संवेग। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु है वह गतिमान है, ठीक है, तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग, उसके द्रव्यमान और उसके वेग का अगर हम गुणा कर दें तो उस वस्तु का संवेग निकल आता है, उस वस्तु का संवेग निकल आता है। और बेटा संवेग क्या है, यह सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है।
आप कहेंगे साहब दिशा होता है तो किधर होता है? तो संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। जैसे कोई वस्तु है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से या चाल से पूरब दिशा में जा रहा है, इधर पूरब दिशा में जा रहा है, ये उसका वेग हुआ। तो संवेग भी किस दिशा में होगा? पूरब दिशा में होगा। अगर वेग पूरब दिशा में है तो संवेग भी पूरब दिशा में होगा। अगर वेग ऊपर की तरफ है तो संवेग ऊपर की तरफ होगा। अगर वेग नीचे की तरफ है तो संवेग नीचे की तरफ होगा। तो जो वेग की दिशा होगी वही क्या होगी? संवेग की दिशा। और बेटा इसका यूनिट MKS सिस्टम में देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान गुणे वेग लिखा गया है ना, संवेग का लिखा गया कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो MKS सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या निकल के आया कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसमें MKS सिस्टम में। लेकिन अगर CGS सिस्टम लें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में लें, तब द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम, और वेग का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड, तब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक, सब लिख दिया है हमने ब्लैक बोर्ड पर, जो पढ़ाया हमने। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसका मात्रक MKS पद्धति में ग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है तथा CGS पद्धति में ग्राम सेमी प्रति सेकंड होता है। अब फार्मूले का डेरिवेशन किया है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान है तो वस्तु का संवेग कितना होगा? P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब P बराबर mv। ये आपका हो गया। तो बेटा थ्योरेटिकल अप्रोच आपका जो है पूरा हुआ। ठीक है, कुछ और भी क्योंकि संवेग आ गया है तो कुछ चीज़ों को मैं और बताता हूँ। दरअसल में बहुत कुछ काट दिया है, आपके बुक में ही है, पहले था अब नहीं है। संवेग एक कहीं पर लिख लीजिएगा, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर बराबर आरोपित बल, बराबर आरोपित बल। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या है? आरोपित बल के बराबर है। आप एक चीज देखते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, बाल को कैच करते हैं। जब बाल आपके हाथ में आता है तो आप अपने हाथ को नीचे की तरफ खींचते हैं। अगर आप नीचे की तरफ न खींचें तो क्या होगा? आपके हाथ में चोट लगेगी, आपके हाथ में चोट लगेगी। देखो कैसे, ये चाक आ रहा है, एक बॉल हाथ में आ रहा है और एकदम अपने हाथ को यहाँ किए, तो इसका वेग जो है एकाएक शून्य हुआ। ध्यान दो, पहले एकाएक क्या हुआ? शून्य हुआ। यानी जब एकाएक शून्य हो गया तो संवेग परिवर्तन की दर बहुत ज्यादा हो गई। संवेग परिवर्तन की दर क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। जब संवेग परिवर्तन की दर बहुत ज्यादा हो गई तो उसके द्वारा आरोपित बल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो चोट पहुंचेगी। तो करते क्या है हम? कैच तो लेते हैं, आया ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ नीचे किया, आया ऐसे, ऐसे किया। देखो दिख रहा होगा तुम लोग, ऐसे करता हूं। तो होता क्या है, इसका वेग शून्य होने में कुछ समय लग जाता है। जैसे यहाँ पकड़े हम, साथ साथ चले आए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगा। जब समय लगा तो संवेग परिवर्तन, जब समय बढ़ेगा तो दर घटेगी, समय बढ़ेगा तो दर घटेगी। देखो संवेग परिवर्तन की दर कहते हैं कि m v - u अपॉन t। ध्यान दो, इसी को जब हम सॉल्व करते हैं v - u अपॉन t क्या कहते हैं? त्वरण, ma बराबर f।
ठीक है, आपके कोर्स में नहीं दिया गया है। तो जब t बढ़ेगा तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, घटेगी। जब संवेग परिवर्तन की दर घटेगी तो आरोपित बल का मान घटेगा, और जब आरोपित बल का मान घटेगा तो आपको चोट क्या होगी, कम लगेगी। आपको चोट क्या होगी, वो कम लगेगी। ठीक है, कुछ ऐसे उदाहरण हैं। अब देखिए, अगर हम ऊपर से कूदते हैं बालू में, ठीक, गीली मिट्टी में कूदते हैं, पानी में कूदते हैं, तो हमको कम चोट आती है, न के बराबर चोट आती है। पूरी कूदते हैं तो हम लोग मिट्टी को बहुत मुलायम करते हैं। ठीक है, मुलायम क्यों करते हैं, हम कूदे, हमारे साथ हम मिट्टी के साथ नीचे गए, थोड़ा समय बढ़ गया, संवेग परिवर्तन की दर घट गई। जब संवेग परिवर्तन की दर घट गई, भाई समय ज़्यादा लगा ना जमीन को टच करने में, जैसे स्पंज कूदे तो ऐसे दबता है स्पंज नीचे की तरफ, दबता है ना। यदि मोटी मुलायम मिट्टी है, यहाँ कूदे तो पैर कहाँ आता है, दब करके यहाँ आता है, समय लगता है, समय लगता है। जब समय बढ़ता है तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, घटती है। जब ये घटती है तो आरोपित बल का मान क्या होता है, घटता है, हमको चोट कम लगती है। लेकिन कहीं मजबूत फर्श पर कूद जाए तो क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी, पक्का टूट जाएगी। क्यों टूटेगी कि एकाएक हमारा वेग शून्य होगा, वेग को शून्य होने में समय नहीं लगा, यानी वेग परिवर्तन की दर बहुत अधिक हो गई, आरोपित बल का मान बहुत अधिक हुआ, आपने बहुत बल फर्श पर आरोपित किया, फर्श ने उतना ही बल आप पर आरोपित किया, रिजल्ट क्या हुआ आप समझ सकते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा प्रभु। जल में कूदते हैं तो क्या होता है, उत्प्लवन बल लगता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं, शायद फर्श पर न पहुंच पाए तब तक हम फिर ऊपर आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। इसी के बाद थ्योरेटिकल अप्रोच बंद करता हूँ। अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों, क्योंकि मेरा वीडियो आपने पढ़ा। जो पढ़ेगा लास्ट तक जाएगा उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए क्या धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आपने पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं पढ़ रहा है, जो उसको कोई मतलब दूर दूर तक पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए क्या धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद नहीं है।